अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो। ये भारत की बात है, होगी देश की हर बात। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, आइए जानते हैं। दर्शकों, आज की सबसे पहली खबर आपको बता रहा हूं। इस्लामिक जेंजी क्या कट्टरपंथी राह पर चल रहे हैं? क्योंकि नवरात्र पर एक बहुत बड़ा प्लान देश भर में बनाया जा रहा है दर्शकों, और यह प्लान अब खुलकर सामने आना लगा है। पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं। शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शक्ति की साधना में लीन है। नवरात्र का पहला दिन है। फुल फ्रेम दिखाइए इसे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पूजन किया है। योगी आदित्यनाथ और पूरा देश शक्ति की साधना में लीन है। उधर उत्तराखंड में कट्टरपंथियों ने ऐसी साजिश की कि जब पुलिस रोकने गई तो पुलिस को मारने लगे। देख रहे हैं आप, ये पुलिस वाले के साथ बदतमीजी की जा रही, उसकी वर्दी फाड़ दी गई। दिखाइए जरा फुल फ्रेम, कैसे पुलिस वाले को मारा गया है। पुलिस वाले की पूरी वर्दी फाड़ने की कोशिश की गई है, उसे मारा गया है। और आपको ये तस्वीर मैंने दिखाई है। अब अगले राज्य उत्तराखंड में अलग अलग शहर से देख रहे हैं आप। ये पुलिस की गाड़ी जब इलाके में पहुंची तो मुस्लिम भीड़ थी, और इस भीड़ में आप देखिए कई बच्चे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या इस्लामिक जेंजी ये साजिश कर रहे हैं? देख रहे हैं आप, फुल फ्रेम दिखाइए कैसे पुलिस की गाड़ी के पीछे भीड़ दौड़ रही है। तो देखा आपने दर्शकों कैसे यहां पर साजिश की जा रही, लेकिन ये कैसा ट्रेंड चल रहा है आपको दिखाता हूं। एक और तस्वीर मेरे पास है। यहां पर सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। लेकिन दर्शकों, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इसके ठीक बगल में यहां देखिए, यहां पर नवरात्र के लिए जब आप पूजा की सामग्री खरीदने जाते हैं तो दुकान है, और वहीं पर एक और दुकान मैंने आपको दिखाई। बच्चा बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है देखा, पूजा की दुकान के सामने नारेबाजी की गई। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं गुजरात के गोधरा की। यहां पर भी नारेबाजी की गई। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। देखा दर्शकों आप, यानी यहां पर पूरी साजिश की जा रही, चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर गुजरात हो। कहां कहां पर यह साजिश की जा रही है दर्शकों, पहले आपको वो दिखाता हूं। ये देख रहे हैं आप, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर में यह साजिश शुरू होती है। उसके बाद ये पहुंच जाती है लखनऊ, लखनऊ के बाद पहुंचती है उन्नाव, उन्नाव के बाद बरेली तक ये साजिश पहुंच गई। इसके बाद अलग राज्य में यानी उत्तराखंड में पहुंच गई, और काशीपुर में तो पुलिस के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के नागपुर में भी ऐसी ही साजिश की जा रही है। मुंबई में भी कुछ जगह पर यही तस्वीर देखने को मिली, और हैदराबाद में भी विवादास्पद नारे लगाए गए हैं,
और गुजरात में, अहमदाबाद में भी ऐसी साजिश हुई, और जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई गोधरा की, वहां पर भी आपत्तिजनक नारे लगाए गए, और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी लोग सड़कों पर आ गए। इसका सीधा मतलब आप समझते हैं, देश भर में, मैं बार बार कह रहा हूं, क्या इस्लामिक जेंजी कोई बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं? रिपोर्ट दिखाता हूं। हिंदू त्योहार आते ही कट्टरपंथी फौज बिलों से बिलबिलाकर बाहर निकल आई। जो प्रयोग नेपाल में हुआ, मजहबी रंग में डुबोकर उसी की प्रयोगशाला भारत में लगाने की साजिश चल रही है। यूपी से गुजरात तक, उत्तराखंड से महाराष्ट्र तक राइट टू स्पीच के नाम पर जिस इस्लामिक जेंजी वाली साजिश को अंजाम देने की कोशिश हो रही है, क्या वो किसी की गहरी साजिश का हिस्सा है या महज इत्तेफाक मौलानाओं के बयान से समझा जा सकता है? और ये बात नामुमकिन नहीं है, हल्द्वानी के इस मुजाहिद चौक से कोई मुजाहिद जरूर जिंदा होगा। हुजूर के 99 नाम है, अगर तुम्हारे अंदर दम और ताकत है, 99 नाम में हर नाम पर केस करते जाओ। जो कानपुर में हुआ, बिना उसका सच समझे मौलानाओं ने भीड़ को उकसाया और अंजाम काशीपुर के रूप में सामने आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, क्या मजहबी जेंजी के टारगेट पर योगी हैं? क्या हिंदू त्योहारों पर शांति कट्टरपंथियों को रास नहीं आ रही? क्योंकि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। आई लव की बात करने वालों के हाथ में नफरत का पत्थर हो, टारगेट पर पुलिस हो, चुनौती सीधे सत्ता को हो। ये सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब पीछे कोई बड़ी ताकत काम कर रही हो। सवाल सबसे बड़ा यही है कि एकाएक इतने लोग इकट्ठा होकर सड़कों पर आ गए, क्या कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है दर्शकों? लेकिन पहले यह मसला है कि आपको विस्तार से मैं समझा देता हूं। देश भर में आई लव मोहम्मद के बहाने उपद्रव किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों में इस्लामिक जेंजी को चेहरा बनाया जा रहा है। शहर शहर पुलिस वालों को टारगेट पर लिया जा रहा है। कुछ कट्टरपंथियों के टारगेट पर हिंदू त्योहार भी हैं, और यूपी, उत्तराखंड, गुजरात जैसे राज्यों में पुलिस पर भी हमले हुए हैं। उन्नाव में सिर तन से जुदा के नारे लगाए गए हैं। उत्तराखंड के काशीपुर में पुलिस पर हमला हो गया, देख रहे हैं आप ही, पुलिस की पूरी गाड़ी को तोड़ दिया है। कट्टरपंथी भीड़ ने दरोगा की भी पिटाई की है और पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी गई हैं, पत्थर बरसाए गए हैं। आप सोचिए, गुजरात के गोधरा में थाने पर हमला कर दिया गया है। जिस तरह इस्लामिक जेंजी की भीड़ सड़कों पर आ गई है, उसे एक्सपर्ट एक बड़ी गहरी साजिश का हिस्सा भी बताते हैं। लेकिन यह इस्लामिक जेंजी क्या है दर्शकों? जिस तरह नेपाल में जेंजी को हथियार बनाया गया, क्या इस्लामिक जेंजी का उसी पैटर्न पर इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि भारत का हिंदू जेंजी किसी साजिश में नहीं फंसा, लेकिन इस्लामिक जेंजी रातों रात एकाएक अलग अलग राज्यों में, शहरों में सड़कों पर आ गए, जिसके बाद आई लव मोहम्मद मूवमेंट पर सवाल भी उठ रहे हैं। क्या इस साजिश के पीछे कोई जिहादी ताकत है? क्या भारत में इस्लामिक जेंजी तैयार हो चुके हैं? और उन्नाव में सिर तन से जुदा के नारे लगे हैं दर्शकों, लेकिन भाईजान किसका सिर तन से जुदा करना चाहते हैं? क्या सिर तन से जुदा करना उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए नारा है, या सिर तन से जुदा वाली धमकी योगी सरकार के लिए, अलग अलग सरकारों के लिए? यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है दर्शकों। लेकिन इसे लेकर यूपी सरकार के मंत्री ने चेतावनी दे दी है कि जो भी उपद्रव करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, कानून से किसी को खिलवाड़ नहीं करने दी जाएगी। सूचना मिलने पर कड़ी कार्रवाई की गई है, कुछ की गिरफ्तारी कर ली गई है और इस पर जांच करके फिर उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई और दोषी किसी भी हाल में बख्शे नहीं। देखा आप, यानी योगी के मंत्री ने चेतावनी दी है और इधर एक्शन भी शुरू हो गया। पहले आप ये देखिए जरा, जहां उत्तराखंड में हिंसा हुई थी, पुलिस वाले को मारा गया था, वहां बुलडोजर चल गया। देखिए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए, बुलडोजर चलाया गया है। जिस इलाके में भीड़ भाड़ थी वहां पर बुलडोजर चल गया है, धामी का बुलडोजर पहुंच गया है दर्शक। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं दर्शक, इधर आप देखिए, उन्नाव में उपद्रव हुआ, योगी की पुलिस ने कैसे दंगाइयों को खदेड़ा है।
देखिए जरा फुल फ्रेम दिखाइए, कैसे ये भीड़ पुलिस वालों को रोकती है, देख रहे हैं आप, और इसके बाद पुलिस तगड़ा एक्शन लेती है। यानी यूपी में एक्शन शुरू हो गया, उत्तराखंड में एक्शन हो गया, लेकिन गुजरात में तो जबरदस्त एक्शन हुआ। देख रहे हैं आप, ये वही लोग हैं जो थाने पर हमला करते हैं, लेकिन कैसे ये अब लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहे हैं। पुलिस ने इन्हें सबक सिखाया है। देखा दर्शकों आप, यानी एक्शन जबरदस्त हो रहा है। और ये एक्शन कैसे किया जा रहा है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। प्रदर्शन के बहाने उपद्रव करने वालों पर एक्शन जारी है। यूपी में अब तक 30 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और उत्तराखंड में पुलिस पर हमले में 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। काशीपुर पुलिस ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर भी चलाया है। गुजरात के गोधरा में 17 कट्टरपंथियों को जेल भेज दिया गया है और मुसलमानों का आरोप है कि आई लव मोहम्मद लिखने पर एफआईआर हुई है। लेकिन सच यह है कि एफआईआर गलत जगह पोस्टर लगाने पर दर्ज की है। एफआईआर का सच सामने आने के बाद भी प्रदर्शन रुक नहीं रहे हैं और प्रदर्शन के बहाने कई शहरों में हिंसक साजिश की जा रही है। और इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इसके पीछे कौन है। लेकिन दर्शकों, एक बात आप समझिए कि अगर इस तरह की साजिश की जा रही है तो फिर सवाल भी खड़े होते हैं। और मैं आपको बताता हूं दोनों पक्ष इस पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ पुलिस की टीम है, दूसरी तरफ है मुस्लिम पक्ष। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, तो पुलिस सवाल पूछ रही है कि फिर पुलिस वालों पर हमला क्यों किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, जिसमें कोई एजेंडा नहीं है। पुलिस ने पूछा फिर सर तन से जुदा के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हमारा प्रदर्शन हिंसक नहीं है। लेकिन दर्शकों, पुलिस का कहना है कि फिर उन्नाव में पत्थरबाजी किसने की, पुलिस वाले के साथ मारपीट किसने की। तो इधर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हमारा हक है, राइट टू स्पीच, लेकिन पुलिस की टीम बोल रही है कि धारा 163 का उल्लंघन क्यों किया गया है। ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और पोस्टर नहीं, नियम तोड़ने पर एफआईआर की है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है। लेकिन पुलिस कह रही है कि जब सच का पता चल गया है, उसके बावजूद प्रदर्शन क्यों किए जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसे लेकर अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सुनवाते हैं आपको। हमारे नबी से मोहब्बत, आई लव मोहम्मद ईमान का हिस्सा है। हम भारत के अंदर कानूनी तौर पर इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। हमारे कुरान के खिलाफ, हमारी मस्जिद और मदरसों के खिलाफ अगर कोई शख्स किसी तरह की भी उंगली उठाएगा तो हम उसके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी मोहब्बत का इजहार करना ये सिर्फ हमारा मजहबी फरीज़ा नहीं बल्कि हमारा फंडामेंटल राइट है। अपने जज्बात का इजहार करते हुए जिस तरीके से लोगों ने एहतजाज किया, मुजाहिरा किया और उन पर एफआईआर कर दी गई, यकीनी तौर पर हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। मैं पुलिस से यह अपील और प्रशासन से यह अपील करूंगा, उन तमाम नौजवानों से एफआईआर वापस ली जाए जो अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हुए अपने संवैधानिक हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, मौलाना अलग अलग बात कह रहे हैं, लेकिन इस पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हंगामा भी कर रही है और सवाल भी उठा रही है। सुनवाते हैं एआईएमआईएम की तरफ से क्या कुछ कहा गया। आका मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी ताकत का तुझे अंदाजा नहीं है। मेरे आका के ऊपर जब बात आएगी तो चलो निकलो सड़कों के ऊपर। और कैसा काफिला निकला आपने देखे है हिंदुस्तान की तारीख के अंदर। तो बोले योगी आने वाला है। मैं बोला अच्छा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी करता है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं आगे आया। लेकिन दर्शकों, एक सवाल खड़ा होता है यहां पर।
सियासी पार्टी आरोप लगा रही है, मौलाना भी मैदान में आ गए, लेकिन एक तरफ हिंदुओं का त्योहार शुरू हो गया है, दूसरी तरफ सड़कों पर उपद्रव किया जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं। देख रहे हैं आप, हिंदुओं की दुकान है वहां पर, और अगर ऐसी नारेबाजी की जाएगी तो इससे माहौल भी खराब होता है। और इसलिए दर्शकों, आज हमने एक्सपर्ट से बात की है कि आखिर क्या वाकई हिंदू त्योहारों को आते हुए कोई बड़ी साजिश की जा रही है। सुनिए एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं। आई लव मोहब्बत कहने में कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर बात यहीं तक है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर इसके आगे कोई ये कह रहा है कि फलानी चीज तन से जुदा और भड़काऊ भाषण दे रहा है इसके उपरांत, मतलब आड़ जो है वो हुजूर की है और उसके आगे कोई दूसरा एजेंडा है, तो ये चीज आपत्तिजनक है। हुजूर का पवित्र नाम लेकर के कोई दूसरा एजेंडा को चला रहा है, तो फिर पुलिस को इसका सफल अनावरण करके जो हिंसा करना चाहते हैं उनके विरुद्ध ठोस, ऐतिहासिक और प्रभावी कार्रवाई होनी ही चाहिए। कुछ चंद लोग अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए जिस प्रकार छोटे बच्चों को आगे करके, महिलाओं को आगे करके और पाकिस्तान जिंदाबाद और सर तन से जुदा के नारे लगवा रहे हैं, जो भी इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो इसके पीछे अपनी नेतागिरी चमकाना चाहते हैं और एक समाज का मुखिया बनने का प्रयास कर रहे हैं, ये कम्युनल माइंडेड हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि और जगह इस प्रकार की हरकतें ना हो सके। दर्शकों, इधर विवाद बड़ा हो रहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि नवरात्र का त्योहार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर है और उन्होंने भी शक्ति की आराधना की। दिखाइए जरा तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और उन्होंने माता से आशीर्वाद लिया है। नमो श्री सूर्याय नमो। तो दर्शकों, आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जहां पर पहुंचे हुए थे यानी नॉर्थ ईस्ट, वहां से कुछ दूरी पर है बंगाल, लेकिन उसी बंगाल में नवरात्र पर नफरती साजिश की जा रही है। दुर्गा प्रतिमा को खंडित कर दिया गया है। आप सोचिए जरा, इस तस्वीर को देखकर सवाल उठ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में ये कौन साजिश कर रहा है? क्या बांग्लादेश से कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है? अब आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों। ये आप देख रहे हैं कूच बिहार में मौके पर बीजेपी के विधायक पहुंची घटना के बाद, लेकिन उनका भी विरोध किया गया। टीएमसी के कार्यकर्ता उनसे बहस करने लगते। सुनवाइए जरा कैसे बहसबाजी हो रही है। देखा दर्शकों आपने, यानी बंगाल में यह साजिश हो रही है, लेकिन इसके तार बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बांग्लादेश में भी दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ की जा रही है, पत्थरबाजी हो रही है। यानी यूनुस के जो गुर्गे हैं वो क्या बंगाल में आ गए हैं? यानी बांग्लादेश में हिंदुओं को काफी दिक्कत होती है। क्या ऐसा ही अब बंगाल में हो रहा है? आखिर ये तोड़फोड़ किसकी साजिश है? कौन इसके पीछे है? आइए जरा मैं आपको बताता हूं। क्योंकि कट्टरपंथी हमला कर रहे हैं। पहले पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी के बंगाल में सोचिए आप, हिंदू आस्था पर बड़ी चोट की गई है। कट्टरपंथियों ने कूच बिहार में दुर्गा पंडाल पर हमला कर दिया। पंडाल में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया और विरोध करने पर हिंदुओं को धमकाया गया, डराया गया। बीजेपी के विधायक मालती राव रॉय जब पंडाल में पहुंची तो टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंच गए और बीजेपी के विधायक को धमकाने लगे। सोचिए जरा। और बांग्लादेश में भी ऐसा ही हो रहा है। नवरात्र शुरू होते ही यूनुस के कट्टरपंथी एक्टिव हो गए हैं। हिंदू आस्था पर बांग्लादेश में फिर चोट की गई है। बांग्लादेश में भी दुर्गा पंडालों पर पत्थरबाजी हुई है। दर्शकों, मां दुर्गा की मूर्तियों को उपद्रवियों ने खंडित कर दिया है। मंदिर में रखी गई मां दुर्गा की 7 मूर्तियों को तोड़ दिया गया। सोचिए जरा, बांग्लादेश में एक हफ्ते में यह दूसरा मामला सामने आया है। पूजा पंडाल पर हमला हबीबुर रहमान गैंग ने किया है, जो इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है। और इस घटना के बाद अल्पसंख्यक हिंदू दहशत में है, डरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदू टारगेट पर है।
और अब मंदिर पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। यूनुस सरकार ने इन हमलों पर चुप्पी साधी हुई है। वो अब तक इस तरह के हमले पर कुछ भी नहीं बोले हैं। लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर ये कट्टरपंथी क्या घुसने की कोशिश कर रहे हैं? क्या त्योहारों पर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? क्योंकि गरबे में भी इसी तरह की साजिश की बात की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि गरबे में लव जिहाद भी हो सकता है और इसे लेकर बाबा बागेश्वर ने भी आज बयान दिया है। लेकिन कैसे निशाना साधा है आपको जरा मैं बताता हूं। क्योंकि लव जिहाद का तमाम आरोप लग रहा है गरबे में घुसपैठ करने वालों पर धीरेन्द्र शास्त्री ने टारगेट करते हुए निशाना साधा। वहीं सनातन संगठनों ने भी कट्टरपंथियों को कड़ा मैसेज दिया है। भोपाल में गरबे को लेकर पोस्टर भी लगाए गए हैं दर्शकों, जिन पर लिखा है जिहादियों का आना सख्त मना है, गरबे में पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने भी इसका समर्थन किया है। कहा कि गरबे में पकड़े जाने पर तुरंत धर्म परिवर्तन कराया जाएगा। गरबे में घुसने वाले आमिर को तुरंत अभिषेक बना दो। बाबा बागेश्वर ने कहा कि पंडाल में गौमूत्र रखा जाना चाहिए। वैसे मुसलमानों को दुर्गा पंडाल के पास भटकना भी नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं आगे, हिंदू जब हज यात्रा में भाग नहीं लेता तो फिर हिंदुओं की पूजा में मुस्लिमों का क्या काम? कुछ ऐसा ही बयान सांसद अनिल फिरोजिया भी दे चुके हैं और उन्होंने कहा गरबे में कलावा टीका चेक करके ही एंट्री दी जानी चाहिए। अब इसे लेकर बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं, नितेश राणे क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। जो जिहादी मानसिकता से हमारे दांडिया की तरफ देखते हैं, उनके लिए ये दांडिया, ये नवरात्र के जो फेस्टिवल, ये जो इवेंट है, उनके लिए लव जिहाद के अड्डे हैं। दांडिया के बाहर उसका नाम होता है आमिर, दांडिया के अंदर आके वो बन जाता है आशीष, हिंदू नाम लगाता है, गलत आइडेंटिटी बताता है, हमारी हिंदू बहनों के साथ गलत पहचान दिखा के वो दांडिया खेलता है और फिर वो लव जिहाद के माध्यम से उनकी जिंदगी खराब करता है। तो ऐसे लोगों को तो दांडिया में एक भी कदम अंदर आने की परवानगी नहीं देनी चाहिए। उल्टा तो मैं ये भी कहूंगा कि अगर इनमें से कोई मिल गया अंदर दांडिया खेलते वक्त तो वहां का वहां उनका धर्मांतर कर दो। दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ूंगा और जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं वो आपको गुस्से से भर देगी। लेकिन आज मैं पाकिस्तानियों से और ये खिलाड़ी हैं या आतंकी, इन सब से आपकी तरफ से कुछ कहना चाहता हूं। पहले बताता हूं कि ये लोग करते क्या हैं और ये बल्ले से जो बंदूक बना रहा है ये सीखा कहां से। दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देखिए। ये इधर है पाकिस्तान का खिलाड़ी, ना जाने क्या आतंकी है, क्योंकि ओसामा बिन लादेन आपको याद है ना, वो भी ऐसे ही बंदूक दिखाता था और हूबहू वैसे ही पाकिस्तानी खिलाड़ी कर रहा है, देख रहे हैं ना। और इसलिए हम पूछ रहे हैं क्या ये खिलाड़ी हैं या आतंकी हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। कसाब जो भारत में आया था वो पाकिस्तान से आया था और वो भी ऐसे ही हाथों में बंदूक लेकर आया जैसे ये इशारे कर रहा है। इसलिए आज पूछा जा रहा है, देश भर में यह सवाल पूछा जा रहा है कि ये खिलाड़ी हैं या आतंकी हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों। ये साहिबजादा फरहान, ये बल्ले को AK-47 बनाता है, सोचिए आप, बंदूक बनाता है, जबकि मैच चल रहा है और मैच में इस तरह की हरकत बताने के लिए काफी है कि इसके अंदर क्या चल रहा है, इसकी मंशा क्या है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसा कहां से सीखे, देख रहे हैं आप, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, इन्हें बंदूक चलाने की ट्रेनिंग मिली है। ये देख रहे हैं आप, जैसी आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है वैसी इनको भी ट्रेनिंग दी गई। कहीं बंदूक चला रहे हैं, कहीं पहाड़ चढ़ रहे हैं और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ये ट्रेनिंग बाकायदा पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी ट्रेनिंग दी गई है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों। ये तो एक खिलाड़ी है, ये हारिस रऊफ, ये भी अलग अलग तरह के इशारे कर रहा था कल के मैच में। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि ये दावे कर रहा है फर्जी। अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो दावे कर रहा है उस पर सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, भूल गए क्या हुआ था, कितने पाकिस्तान के सैनिकों ने सरेंडर किया था। संख्या बता रहे हैं 93,000 और कह रहे हैं भारत बार बार मारता है और फिर मारेगा। अगली तस्वीर दिखाइए।
लेकिन पाकिस्तानी एक्सपर्ट तो एक कदम आगे निकल गया। ये कह रहा है कि मैच में जब जीत नहीं सकते तो गोली चला देनी चाहिए। सुनिए जरा क्या कह रहा है। सर यहाँ से अगर लड़के जान मारे तो मैच जीत सकते हैं हम, या मेरे ख्याल में या तो ये कर दें या मैं तो कहता हूँ कि कुछ लड़के फायरिंग ही कर दें ना इधर, मैच ही खत्म करो। अच्छा, क्योंकि कंफर्म है हम हारेंगे। अच्छा सर यहाँ से अगर लड़के जान मारे तो मैच जीत सकते हैं हम, या मेरे ख्याल में या तो ये कर दें या मैं तो कहता हूँ कि कुछ लड़के फायरिंग ही कर दें ना इधर, मैच ही खत्म करो। अच्छा, क्योंकि कंफर्म है हम हारेंगे। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान के बल्ले को बंदूक बनाने वाली तस्वीर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। कोई उसे आतंक के आका ओसामा बिन लादेन से जोड़ रहा है, कोई कसाब की तस्वीर को दिखाकर पाकिस्तान पर तंज कस रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं, एक खिलाड़ी को मैदान में AK-47 वाला पोज देने की क्या जरूरत थी? लेकिन जो लोग पाकिस्तान के बारे में जानते हैं उन्हें शायद कोई आश्चर्य ना हो। साहिबजादा फरहान साहब ने AK-47 का इशारा किया और फिर जो है अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने ब्रह्मोस घुमा दिया, बल्कि अभिषेक शर्मा ने तो फ्लाइंग किस दी। पाकिस्तान ने हमेशा ही आतंकियों को पाला पोसा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हमले में पाक में 100 से ज्यादा आतंकियों को ठिकाने लगाया। आतंकियों के जनाजे में पाक सेना के अधिकारी शामिल हुए। ऐसे में वहां के खिलाड़ी मैदान पर आतंकियों जैसी हरकत करने लगे तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूं दर्शकों कि इसमें कोई संदेह नहीं है, इनके जहन में ये सब है इसलिए ये लोग कर रहे हैं। लेकिन आज एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को फिर से रौंदा है और देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन मैदान पर पाकिस्तान खिलाड़ियों के इशारे और सेलिब्रेशन ने पाकिस्तान की किरकिरी को डबल कर दिया है। ये साहिबजादा फरहान ये 50 रन बनाने के बाद बैट को बंदूक की तरह दिखाता है, जश्न मनाता है। फरहान के जश्न पर दुनिया में सवाल पूछे जा रहे हैं और हम तो यही कहेंगे ये तो आतंकियों जैसी हरकत है। ये खिलाड़ी हैं या आतंकी? खेल के मैदान पर AK-47 वाला सेलिब्रेशन बताइए, ये बंदूक से किसे मारना चाहते हैं? क्योंकि जीतना इनके बस का है नहीं। अब एक और है, इसके अलावा एक और है, पाकिस्तान का बॉलर है हारिस रऊफ। ये देखिए, ये इशारे कर रहा है। कोहली ने इसको याद है ना कितने छक्के मारे थे? जब से इसे छक्के मारे हैं ना, इसका दिमाग खराब हो गया दर्शकों। और मैच के दौरान भारतीय फैंस ने इसे कोहली की याद दिला दी। वो पीछे से नारे लगा रहे हैं, कोहली कोहली। इसके बाद इसका दिमाग और खराब हो गया। वो 6 उंगलियां दिखाने लगा, बार बार दिखाने लगा, तरह तरह के इशारे करने लगा। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का प्रोपेगेंडा दिखा रहा है। अरे हारिस रऊफ, पाकिस्तानी मीडिया भी फेक प्रोपेगेंडा चला रही थी और यह भी दावा कर रहा है कि भारत के 6 जेट गिरा दिए। यह झूठा दावा है, झूठा दावा। और मैंने कहा कि इसका दिमाग खराब हो गया, इसे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए यह पाकिस्तान मीडिया के झूठे दावे को सच मान रहा है। क्योंकि पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान एक तस्वीर नहीं दिखा पाया जेट की, सिर्फ इशारे कर रहे हैं। और रऊफ को 6 के बजाय मैं कहता हूं कि 11 उंगलियां दिखानी चाहिए थी दर्शकों, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इसी पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के 11 एयरबेस को धुआं कर दिया था और इसकी गवाही भी सुनी थी। सुनिए जरा कैसे वहां के लोग बता रहे हैं। देश में आगे गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। भाईजान नूर खान बेस में आगे गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। भारत का हमला जोरदार था और मैं समझ सकता हूं पाकिस्तानियों का दिमाग खराब हो गया, उसमें ये खिलाड़ी भी शामिल है। अभी तक इनके एयर बेसिस ऑपरेशनल नहीं है। भारत ने ब्रह्मोस की ताकत दिखाई, पाकिस्तान को तबाह कर दिया और कैसे इनका दिमाग खराब हो गया ये भी आपने सुन लिया। लेकिन सोशल मीडिया पर हारिस रऊफ को जमकर ट्रोल किया जा रहा है और मैं तो कहता हूं करना भी चाहिए। रऊफ और पाकिस्तान, सुन ले 1971 युद्ध में क्या हुआ था? 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए थे, कुछ नहीं कर पाए थे। और भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, 2 टुकड़े।
जिसके बाद दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश का उदय हुआ। इसलिए आज भी लोग पूछ रहे हैं 93,000 और 0, और पाकिस्तान दर्शकों 0 ही रहेगा। लेकिन मैं 0 पाकिस्तान को, पाकिस्तान के ही एक बॉलर हैं पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया, वो कैसे ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं, सुनिए जरा। साहिबजादा फरहान साहब ने AK-47 का इशारा किया और फिर जो है अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने ब्रह्मोस घुमा दिया। उन्होंने अपने बल्ले से चलाया, अपने बल्ले से किया, मुंह से नहीं किया, ना कुछ किया, बल्कि अभिषेक शर्मा ने तो फ्लाइंग किस दी। तो ये होता है, हम लोग, हमारा धर्म भी कहता है प्यार से रहने का, प्यार से करने का और प्यार से मारने का। प्यार से मारा और ऐसा मारा कि मतलब कि लिटरली इट वाज, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। देखा, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी समझ गए, लेकिन पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत से मुकाबला करेगा। उनका मुगालता सूर्य कुमार यादव ने दूर कर दिया है और पाकिस्तान के फैंस भी अब पाकिस्तान की टीम को कोस रहे हैं। सुनवाता हूं दोनों क्या कह रहे हैं। कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछने बंद कर देना चाहिए अभी राइवलरी के ऊपर। मेरे हिसाब से अगर दो टीमें 15-20 मैच खेल रही हैं और उसमें अगर 7 ऑल है या 8-7 से कोई आगे चल रहा है तो उसको अच्छा क्रिकेट खेलना बोलते हैं और उसको राइवलरी बोलते हैं। अब 13-0, 10-1, मुझे पता नहीं क्या स्टैट है, बट दिस इज नॉट अ राइवलरी एनी मोर। तो आज अभिषेक शर्मा का वो देख लेना, जब पहली बार पे छक्का मारा है, बाउंसर पे छक्का मारा है, आपके शो कोल्ड नंबर 1 बॉलर शाहीन अफरीदी सोफे और लंगड़े को अपने बल्ले के साथ वो जवाब दे गए। ओपी आंकड़े वो 6-0 ठोक दिए उधर। और अभिषेक शर्मा खुदा पाक की कसम खड़े खड़े छक्के मारा था, वो बल्ला खड़े छक्के मारा था। ये क्रिकेट खेली हमने। इंडिया को इतना बेस्ट टीम है इन द वर्ल्ड, उसको एशिया कप में इन बच्चों के साथ खेलना ही नहीं चाहिए। भाई आप लोग डिजर्व करते थे मैच जीतना, आप लोगों ने जीत लिया, बहुत ही बढ़िया खेला। इंडिया फाइनल डिजर्व करती है, इंडिया एशिया कप जीतेगा। उसने 5 कैच छोड़ दिए। मैं ऐसा लगता है हमारे पैसे वेस्ट हो रहे। वी कम इन फॉर वॉट सम इंटरेस्टिंग मैच बट यू नो इट्स नॉट गोइंग टिल इवन लास्ट 5 ओवर्स। तो ये पाकिस्तान तो समझ गया है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों का दिमाग खराब है। थोड़े दिन बाद उन्हें भी समझ जाएगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपके काम की खबर बता रहा हूं। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और अगर आप पूछते हैं किस जात के हो, कौन जात हो, तो अब मत पूछिएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं, दिखाता हूं आपको मैं। तस्वीर दिखाइए। आज योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है, उनके गृह क्षेत्र में। वहां लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। वहां के सांसद रवि किशन भी उनके साथ मौजूद थे। तो योगी आदित्यनाथ वहां पर है, लेकिन आज एक संदेश आया है और उस संदेश पर, क्योंकि जाति की पॉलिटिक्स अखिलेश यादव करते हैं, उन्होंने पीडीए का फॉर्मूला बताया है। लेकिन अब इसी पीडीए के फॉर्मूले के तहत जो रैलियां की जा रही थी वो रैलियां नहीं होंगी, यानी जो जाति को बढ़ावा देकर रैली की जा रही थी वो नहीं होंगी। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाने वाला हूं। रैलियों पर बैन लग गया है, लेकिन राजभर, निषाद, गुर्जर के नाम पर रैलियां होने वाली थी। अब ये तमाम रैलियां दर्शकों उत्तर प्रदेश में नहीं होंगी, क्योंकि जाति नहीं पूछी जाएगी। लेकिन दर्शकों एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। गुर्जर महापंचायत होने वाली थी, देख रहे हैं आप, और इस पर बैन कर दिया गया। वहां पर कैसा हंगामा हुआ देखिए जरा। पत्थरबाजी होने लगी, पत्थर तक बरसाए गए। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। जिस प्रदेश की सियासत जाति से शुरू हुई और जाति पर खत्म होती है, जिस राज्य में कास्ट सियासतदानों के लिए वोट बैंक से बढ़कर कुछ नहीं, उस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जाति वाले पैटर्न को 336 डिग्री पर घुमा दिया है। पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सती नहीं थी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ये कहावत योगी सरकार के फैसले पर पूरी तरह से फिट बैठती है। लेकिन इस फैसले का विरोध भी शुरू हो चुका है, क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जिनकी जाति के बिना सियासी दुकान चुनावी मौसम में चलने वाली नहीं है। सोचिए जरा, जाति जाति जाति, लेकिन अब जाति की दुकान पर ताला लगने वाला है। यूपी में जाति की राजनीति करने वालों की टेंशन बढ़ गई है दर्शकों।
राजनीतिक पार्टियां जाति के नाम पर रैली नहीं कर सकती हैं। कार्यक्रम में जाति के नाम पर भीड़ जुटाने पर रोक लग गई है। चुनावी मंच से जाति आधारित नारेबाजी अगर की गई तो कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तब लागू हुआ जब यूपी में चुनावी रैलियां चल रही हैं और पंचायत चुनावों को लेकर समीकरण दुरुस्त किए जा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है दर्शकों। ऐसे में समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी जैसी पार्टियों के लिए परेशानी बढ़ सकती है। अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले के लिए भी ये तगड़ा और बड़ा झटका हो सकता है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के गुर्जर आंदोलन पर भी ग्रहण लग चुका है। इसके जरिए 131 विधानसभा में गुर्जर आंदोलन की तैयारी थी। समाजवादी पार्टी का कहना है कि योगी सरकार डर गई है। चुनावी आंदोलन को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। हालांकि सरकार जातीय भेदभाव खत्म करने वाला कदम बता रही है। साथ ही कहा कि जाति आधारित रैलियों से जातिगत संघर्ष बढ़ता है। जाति आधारित रैलियां राष्ट्रीय एकता के भी खिलाफ है। इसलिए जाति के नाम पर भीड़ जुटाना पूरी तरह से बैन होगा। लेकिन दर्शकों, जैसे ये फैसला आया है, इसे लेकर उत्तर प्रदेश में सवाल पूछे जा रहे हैं। कैसे राजनीति गर्मा गई है। अखिलेश यादव क्या सवाल पूछ रहे हैं, बताता हूं आपको। वो कह रहे हैं 5000 सालों से भेदभाव खत्म कैसे होगा। मन में बसे जातिगत भेदभाव को आप कैसे दूर करेंगे। कपड़े, वेशभूषा से उपजे भेदभाव को आप कैसे मिटाएंगे। प्रतीक चिन्हों से जाति प्रदर्शन कैसे खत्म करेंगे। और जाति पूछने की मानसिकता कब खत्म होगी। जाति पूछने की जातिगत भेदभाव को कैसे आप मिटाएंगे। किसी का घर धुलवाने के भेदभाव का अंत कैसे होगा। भेदभाव से भरी साजिशों को समाप्त आप कैसे करेंगे। आरोप लगाकर जातिगत भेदभाव को खत्म कैसे करेंगे। ये अखिलेश यादव ने सवाल पूछे। लेकिन दर्शकों, इसे लेकर बयान भी सामने आया है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और रविदास मल्होत्रा क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। हर स्थिति में प्रदेश में हम कानून का राज मेंटेन करेंगे और माननीय न्यायालय का पूरा जो सम्मान है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जो आदेश है उसका अनुपालन करेंगे। जो माननीय न्यायालय के किसी भी आदेश पर टिप्पणी करने का काम भारतीय लोकतंत्र में कोई करता नहीं है। जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। अब किसी का जातीय आधार पर उत्पीड़न, जुल्म और अन्याय नहीं होगा। दर्शकों, अब ये तो बात रही सियासी पार्टियों के लिए, लेकिन आपके काम की खबर बता रहा हूं। अगर आपकी गाड़ियों पर भी ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसे हटवा दीजिए, नहीं तो आपकी दिक्कत बढ़ जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अलग अलग जगह पर कहीं कोई यादव लिखता है, गुर्जर लिखता है, ब्राह्मण लिखता है, ठाकुर लिखता है और अलग अलग तरह के जाति संबोधन अगर लिखे गए तो फिर गाड़ियों का चालान होगा दर्शक। और इसे लेकर पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी गाड़ी पर भी ये सब लिखा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, नहीं तो आपका लंबा चौड़ा चालान कट जाएगा। वाहनों पर जाति लिखने वालों का चालान होगा दर्शकों। गाड़ियों पर यादव, गुर्जर, ब्राह्मण, ठाकुर आप नहीं लिख सकते हैं। सोशल मीडिया पर जातीय विवाद से भी आपको बचना होगा। जाति महिमा मंडन वाले बोर्ड साइन भी हटाए जाएंगे। पुलिस रिकॉर्ड में आरोपी की जाति नहीं लिखी जाएगी और जाति भरने वाले कॉलम को खाली छोड़ा जाएगा। गिरफ्तारी मेमो में भी जाति नहीं लिखी जाएगी और आरोपी के पिता के साथ उसकी माता का नाम लिखा जाएगा। नोटिस बोर्ड के नाम पर जाति का जिक्र नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। यानी जो ये सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ राजनीति में ऐसा हो रहा है, नहीं, ये जाति संघर्ष खत्म करने की कोशिश है। सुनिए इस पर क्या कह रहे हैं सियासी लोग। जाति को लेकर के जो गाड़ियों पे जातियां लिखी जाती है उस पर एक नहीं, जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके अनुपालन का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कुछ कदम उठाए हैं। समाजवादी पार्टी समझती ये कदम पहले ही उठा लेने चाहिए थे और उत्तर प्रदेश सरकार को जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भर्तियों के नाम पे, पोस्टिंग के नाम पे जाति भेदभाव हो रहा है, उसको भी मिटाने के लिए कदम उठाने चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार
समाज को जाति और धर्म में बांटने की कोशिश न करे, उसको लेकर आज मजबूरन बीजेपी सरकार को दिशा निर्देश निकालने पड़े। दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ूंगा और आज पाकिस्तान को चेतावनी दे दी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और बात कहां पर पहुंच गई है? पीओके पर। और कहा जा रहा है कि जल्दी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 और 3 भी लॉन्च किया जाएगा। तस्वीर आपको दिखाता हूं। पाकिस्तान को बता देना चाहता है भारत कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, यह लॉन्च किया जा सकता है और इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। देख रहे हैं आप दर्शक, इधर पाकिस्तान भूला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार भी नहीं है। पाकिस्तान अभी भी आतंकियों को पाल पोस रहा है। ये देख रहे हैं आप, जैश का आतंकी भर्ती कार्यक्रम चल रहा है। आप सोचिए जरा, ये पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैं और ये नए रिक्रूट्स भर रहे हैं, लेकिन इनको लोग मिल नहीं रहे हैं। और दर्शकों, इसलिए पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है क्योंकि आज एक और तस्वीर आई है और जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें दावा किया जा रहा है कि इस गाड़ी के अंदर हाफिज सईद है। दावा किया जा रहा है दर्शकों, लेकिन इसकी क्या सत्यता है? क्योंकि हाफिज सईद जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है अंडरग्राउंड है, बाहर नहीं आया है और पाकिस्तान की सुरक्षा में हाफिज की गाड़ी जा रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इधर पाकिस्तान को अंदर भी दिक्कत हो रही है। बलोच आर्मी और टीटीपी पाकिस्तान में, देख रहे हैं आप, पाकिस्तान के अंदर ही पाक सेना का विरोध हो रहा है और यह विरोध बड़ी संख्या में आगे बढ़ता जा रहा है। यानी पाकिस्तान अपने अंदर ही अंदर घुटता चला जा रहा है। और इसलिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके अब भारत का होगा, क्योंकि पीओके के अंदर पीओके के लोग बोलेंगे कि मैं भी भारत का हिस्सा हूं। और इसका ऐलान आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर दिया है। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पाकिस्तान को और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को क्या संदेश दिया है, दिखाता हूं मैं आपको। भारत ने पाकिस्तान को आतंकी फैक्ट्री बंद करने की नसीहत दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को की धरती से पाकिस्तान को चेताया है। भारत ने कहा पाक को नापाक इरादा बदलना होगा। राजनाथ ने कह दिया है अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ, अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 और 3 बाकी है। रक्षा मंत्री ने कहा भारत धर्म नहीं कर्म देखकर मारता है। राजनाथ सिंह ने पीओके पर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा पीओके के लोग जल्द ही कहने वाले हैं मैं भी भारत हूं। और रक्षा मंत्री ने कहा बिना किसी युद्ध के पीओके भारत का होगा, क्योंकि पीओके के लोग लंबे वक्त से आजादी की मांग कर रहे हैं। कई बार पीओके में भारत जिंदाबाद के नारे भी लग चुके हैं और देश के गृह मंत्री ने भी संसद में पीओके पर बयान दिया था। पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शाह ने कहा पीओके के हिंदू हो या मुसलमान सभी हमारे अपने हैं। भारत शुरू से ही पीओके पर दो पक्षीय वार्ता का पक्षधर रहा है और इस मुद्दे पर भारत को किसी दूसरे देश की मध्यस्थता भी नहीं चाहिए। यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पाकिस्तान को चेता दिया है। सुनवाता हूं उन्होंने क्या कहा है। पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो हमारा पड़ोसी है ही, वो हमारा है ही पीओके। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं और वह दिन आने वाला है। उन सबों ने आकर आतंकवादियों ने हमारे देशवासियों को धर्म पूछ करवाया, लेकिन हम लोगों ने धर्म पूछकर अथवा किसी का धर्म देखकर नहीं मारा, बल्कि उनके कर्म को देखकर मारा है। और अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि पाकिस्तान अंदर से कैसे खोखला होता जा रहा है। इसकी तस्वीर ये देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान के अंदर ही बम फोड़ दिया, आप सोचिए, और 30 लोग मर गए। यानी पाक ने अपने ही देश में अपने ही एयरफोर्स के फाइटर जेट से अपने ही देश में बम बरसाकर लोगों को मार दिया है। इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी भारत का तो कुछ कर नहीं पा रही, अपने ही लोगों को मार रही है। एक और तस्वीर आपको बताता हूं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं। देख रहे हैं आप, खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को मारा गया है।
और लोगों की लाशों के ढेर लगे हुए। लेकिन कैसे ये मुनीर की फौज कातिल फौज बन गई है, कातिल, और ये पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान पूरी तरह से पागल हो चुका है। पाकिस्तानी सेना ने अपने ही देश के नागरिकों का नरसंहार कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में इतने बम बरसाए गए कि पूरा इलाका लहूलुहान हो गया। हमले में 30 लोगों की मौत हो गई और करीब 35 लोग घायल हैं। दर्शकों, हमले में मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं, बच्चे हैं। पाक आर्मी ने JF-17 फाइटर जेट से 8 LS-6 बम गिराए और रात करीब 2 बजे जब लोग गहरी नींद में थे तब ये बम दागे गए। पाक आर्मी आतंकवादियों के नाम पर यहां अटैक करती है। पाक आर्मी से तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP का गढ़ मानती है और TTP के नाम पर पाक आर्मी ने यहां पर निर्दोष लोगों का नरसंहार किया है। दावा है कि जैश और हिजबुल का यह इलाका नया ठिकाना बन गया है, क्योंकि अब आतंकियों के लिए POK सेफ नहीं है। पाक सरकार इस हमले पर चुप है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान का यह इलाका अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ है और पख्तून समुदाय के लोग अफगानिस्तान के पख्तूनों से जुड़े हुए माने जाते हैं, लेकिन इन्हीं को मारा गया है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान बिल्कुल फंस गया है। वो जगह जगह जाकर भीख मांग रहा है और आतंकियों के ठिकाने नहीं बन रहे तो वो अपने ही लोगों को मारकर नई जगह बना रहा है। सुनिए जरा, इस पर पाकिस्तान से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं, सुन बातें। पहली बार नहीं हुआ है कि ये ऑपरेशन के नाम पर अपने ही लोगों की जानें जो हैं वो ली जा रही हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी फोटोज आ रही हैं, जो कहना चाहिए कि हम लोग मीडिया पर दिखा भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर किसी को कोई फिक्र नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जाहिर है क्योंकि ये KPK है, ये पंजाब नहीं है। पंजाब में क्या टेररिस्ट के नाम पे जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं पंजाब में क्यों नहीं करते? ये क्या पंजाब में कोई नहीं है? ये हाफिज सईद, मसूद अजहर और जितने नाम आप लोग लेते हैं और सारी दुनिया जानती है, वो सब तो पंजाब बैठे हैं। और दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको लेकर चलता हूं बिहार, क्योंकि बिहार में सियासी पारा गर्मा गया है और नवरात्र की बधाई तेजस्वी ने दी तो लोग कहने लगे तेजस्वी तो चुनावी हिंदू हैं। दिखाऊं आपको उससे पहले सबसे पहली तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार चुनावी मैदान में। NDA पूरी तरह से आ चुका है और इसके लिए नीतीश कुमार अलग अलग घोषणाएं भी कर रहे हैं। तस्वीर आपको दिखाता हूं, सौगात भी दे रहे हैं। ये मौर्य मंडपम का उद्घाटन किया नीतीश कुमार ने, देख रहे हैं आप। और बिहार में अलग अलग जगह पर जाकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं और लोगों को सौगात दी जा रही है। लेकिन आज नवरात्रि शुरू हो चुकी है और आज से GST का उत्सव भी मनाया जा रहा है। इसके लिए नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूरदर्शी बताया है और बधाई दी है कि देश की जनता के लिए आपने बहुत अच्छा फैसला लिया है। अब अगली तस्वीर आपको बताता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी अब चुनावी मैदान में उतर चुकी है और बिहार को गढ़ बनाया जा रहा है। CWC की बैठक होने वाली है, यानी कांग्रेस पार्टी महागठबंधन भी चुनाव में पूरी तरह से मोड में आ चुका है। 24 को यह बैठक होगी। अगली तस्वीर दिखाइए। उस बैठक से पहले तेजस्वी ने आज ये पोस्ट किया है, देख रहे हैं आप। और उन्होंने माता का एक गाना भी, जिसमें वो बिहार के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं। हे मां दे आशीर्वाद अपने तेजस्वी को। हे मां मेरी मां बिहार को अब जगमगा। तो ये है वो वीडियो, लेकिन इसी वीडियो पर लोगों ने कमेंट किया, बोला ये तो आपका दोहरा चरित्र है, चुनाव आते ही आप हिंदू बन गए। देख रहे हैं आप, लालू परिवार का दोहरा चरित्र बताया और सोशल मीडिया पर इन कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए, चुनाव आए हैं और चुनाव में आते ही अलग अलग तरह की पैंतरेबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन क्या वाकई तेजस्वी का यह दाव सफल होगा? आपको बताते हैं, बिहार में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा और SIR के बाद 30 सितंबर को आखिरी लिस्ट आ जाएगी। CC ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में इलेक्शन कमीशन की टीम बिहार जा रही है और चुनाव आयोग के बिहार दौरे के बाद तारीखों का ऐलान होगा।
संकेत हैं कि बिहार में इस बार 3 चरणों में चुनाव कराया जाएगा। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में 22 नवंबर से पहले चुनाव के नतीजे घोषित करने होंगे, जिसका मतलब ये कि चुनाव के बीच में छठ पूजा भी होगी और दीपावली का त्योहार भी इसी दौरान मनाया जाएगा। ऐसे में सियासी दल त्योहार का फायदा उठाने में लग गए हैं। नवरात्र के पहले दिन तेजस्वी यादव ने एक वीडियो पोस्ट किया। 3 मिनट 41 सेकंड के वीडियो में सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने अपने पोस्ट में लिखा, हे मां, बिहार में पिछले 20 वर्षों से गरीबी, पलायन, भुखमरी, अपराध, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य की बदहाली है, बेहाली है, सब कुछ सह लिया है। अब बिहार को इस दुख से उबारी है। जनसेवा के लिए तेजस्वी को शक्ति दीजिए ताकि तेजस्वी खुशहाली ला सके, नया बिहार बना सके। तेजस्वी के इस पोस्ट पर यूजर्स ने सवाल उठा दिए हैं। कुछ यूजर्स ने सपोर्ट किया तो कुछ ने चुनावी हिंदू बताया है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इसे लेकर तेजस्वी यादव फंस गए हैं, क्योंकि उन्हीं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आइए आपको बताता हूं कौन सा यूजर्स क्या कह रहा है। विवेक पालीवाल ने लिखा 2 तस्वीरें शेयर करते हुए। क्या लिखा उन्होंने? तस्वीर के साथ यूजर विवेक सिंह ने लिखा है कि लालू परिवार का दोहरा चरित्र सामने आ गया है। सावन में मटन खाया, नवरात्रि में मछली, यह है आम जिंदगी। सावन के पहले दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाया, यह है चुनावी जिंदगी। शुभम कुशवाहा ने लिखा, जनता की सेवा करते हैं तो जनता खुद सत्ता में पहुंचा देती है। लूट खसोट और जानवरों का चारा खाने वाले को माता रानी कभी दोबारा सत्ता में नहीं पहुंचाएंगी। शिवम गुप्ता ने लिखा, हे मां, मातृशक्ति का हमेशा अपमान करने वाले और समाज में जातीय जहर बोने वाले, हमेशा सत्ता से इन्हें दूर रखना। बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त कर नई शक्ति देना। नवरात्र के पावन मौके पर मां दुर्गा से मेरी प्रार्थना है, कल्पना लिखती हैं, वे आपके सत्य और कर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। पिछले सावन में मटन और नवरात्रि में मछली का स्वाद चखने वाले चुनावी भक्त को शायद मां के आशीर्वाद में नैतिकता का पाठ भी नजर आए। जय माता दी। तो यूजर्स इस पर सवाल उठा रहे हैं और इस पर बिहार में राजनीति भी गर्मा गई है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा कहते हैं कि हम 243 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जिस दबाव की राजनीति के तहत राहुल जी बिहार आते हैं, तेजस्वी जी के साथ पूरी यात्रा कर लेते हैं, बट एक बार भी मुख्यमंत्री के नाम पर उनके नाम की सहमति कांग्रेस की तरफ से नहीं देते। और अब CWC मतलब पूरी कांग्रेस, जितने वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी निर्णय लेने वाले महत्वपूर्ण लोग हैं, वो सब यहाँ पर होंगे। तो कहीं ना कहीं दबाव, और दबाव से ज्यादा मुझे लगता है बेहतर शब्द होगा वर्चस्व। वर्चस्व की लड़ाई है ये। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव ही CM फेस होंगे। अभी भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के वो चेयरमैन हैं, बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं, और पिछली बार भी 2020 में वही चीफ मिनिस्ट्रियल फेस थे महागठबंधन के। ये बात राहुल गांधी से कहलवा देना, अखिलेश प्रसाद सिंह हैं कौन, उनको पूछता कौन है? सब तो जानते हैं कि लालू परिवार के चाटुकारी में लगे रहते हैं। ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं, क्या दिक्कत है? दर्शकों, बिहार का सियासी पारा गर्मा गया है और अगर ऐसा ही माहौल रहा तो चुनाव में जीत हार को लेकर सियासी बयानबाजी होती रहेंगी। बहरहाल वक्त हो गया है आज के सूत्र का। आज से नवरात्र का शुभारंभ हो गया है। मां दुर्गा के 9 रूपों से हमें जीवन में बड़ी सीख मिलती है और आज से अगले 9 दिनों तक हम आपको उन सीख के बारे में बताएंगे। नवरात्र में पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। मां का पहला स्वरूप मां पार्वती का स्वरूप है। पार्वती हिमालय की पुत्री है जो रिश्तों की सीख देती है। रिश्तों में मजबूत आधार होना चाहिए। जिस तरह से पहाड़ मजबूत होता है उसी तरह रिश्तों की नींव भी मजबूत होनी चाहिए। मां शैलपुत्री हमें यही शिक्षा देती हैं और इसी शिक्षा को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।